नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अपनापन दिखे जिसकी आंखों में, अपनापन दिखे जिसकी आंखों में, ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं लाखों में। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और जो हमने प्यारे बच्चों ये सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें आपका अपार प्यार मिल रहा है। इस सीरीज को शेयर जरूर कीजिए और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा पहला, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? तो प्यारे बच्चों ये स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पर रहेगा? रोम, इटली में इसका क्या रहेगा? हेडक्वार्टर रहेगा। और प्यारे बच्चों आगे 24 अक्टूबर 1945 इसके आसपास ही ना किसकी स्थापना हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होते ही ना कौन सा संघ अपने आप समाप्त हो गया था? राष्ट्र संघ अपने आप समाप्त हो गया था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे है ना क्या था? 1914 से 18 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके चलते राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसने कहा था मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर होने नहीं दूंगा। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये अपने आप क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी खाद्य एवं कृषि संगठन इसका काम क्या होता है? तो ये ना पूरे, अगर मैं विश्व लेवल की बात करूं ना, ये पोषण का क्या रखता है? ध्यान रखता है, सभी को पोषक पौष्टिक आहार मिले, मतलब ऐसे ये प्रयत्न करता रहता है। हेडक्वार्टर रोम इटली में रहेगा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। आगे ओसीडेंस का सैन्य अभ्यास भारत और खालिस्तान से संबंधित है। ये प्यारे बच्चों नेवी का अभ्यास है। किस सेना का अभ्यास है? नेवी का अभ्यास है। हमारी जो नेवी है ना उसका अभ्यास रहेगा। और ये अभ्यास है ना ओस से आप समझ सकते हो भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का रहेगा। किसका रहेगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी का क्या रहेगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी का क्या रहेगा? ये अभ्यास रहेगा। क्या रहेगा? अभ्यास रहेगा। और इनका जो मतलब राष्ट्रीय वो कौन सा रहेगा? कंगारू रहेगा। कौन सा रहेगा? कंगारू रहेगा। ये बहुत बार पेपर में ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे देखने को मिल सकता है। तो ओसी इंडेक्स का सैन्य अभ्यास है ना, ये नेवी का सैन्य अभ्यास है। और भारत और किसके बीच में रहेगा? ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहेगा। और प्यारे बच्चों जो आपने ना जो सीईटी की बुक का कहा था, तो ये सीईटी की बुक में आपका अपार प्रेम मिल रहा है। ये पूरे हरियाणा में आ गई है। कोई भी बुक से संबंधित इंक्वायरी के लिए 74 978 40047 पर कॉल कर सकते हो। वॉल्यूम पर पैर थम आ गया है। 10 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे और एक से एक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। टेलीग्राम में लिस्ट डाल दूंगा कहाँ कहाँ ये बुक आपको मिलेगी। और प्यारे बच्चों ट्विटर ऑफ हरियाणा का भी से जो 3rd एडिशन आ गया है, कम से कम इसमें जो 2022 तक पेपर हुए हैं वो भी डाले गए हैं। और बजट यानी सारा ये सारी की सारी नया एडिशन रहेगा। ठीक है, ये अच्छा लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे आता है 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन की मेजबानी खालिस्तान ने की। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों गुट निरपेक्ष को, इनको नाम नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके 1961 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्यों में ना पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, एक टिटो का नाम आता है, घाना से भी नेता थे, एक सुकरानो को भी क्या होता है इसमें नाम आता है। इन्होंने मिलकर ना इसकी स्थापना की। क्यों स्थापना की? क्योंकि प्यारे बच्चों ये वो दौर था जहां पर पूरा जो विश्व है दो गुटों में बंट रहा था। एक तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ग्रुप होता था, एक यूएसएसआर का ग्रुप होता था। जो यूएसए में जाता वो यूएसएसआर का दुश्मन हो रहा था, जो यूएसएसआर में जाता वो किसका दुश्मन हो रहा था? यूएसए का दुश्मन हो रहा था। और 1991 में जो यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत संघ, उसमें रूस अलग हो गया। और प्यारे बच्चों इसीलिए जो अभी जो युद्ध चल रहा था ना, इसमें वो भी चाहते हैं कि दोबारा से हम क्या हो जाए, रसिया वाले चाहते हैं दोबारा एक हो जाए। ठीक है, तो 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, इसकी मेजबानी किसने की थी?
अजरबैजान ने की थी। किसने की थी? अजरबैजान ने इसकी क्या की थी? मेजबानी करने का काम किया था। तो गुटनिरपेक्ष भारत ने ये शुरू करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और इनके साथ है ना ये पहल बहुत सराही गई। इन्होंने कहा था भारत है ना तो यूएसएसआर में जाएगा ना यूएसए में जाएगा, भारत का कोई गुट नहीं है, इसीलिए नॉन अलाइन मूवमेंट, इस मूवमेंट की बहुत ज्यादा सराहना की। ना तो भारत है ना वो यूएसए का दुश्मन बना, ना यूएसएसआर का। भारत ने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है, तो इसीलिए ये आंदोलन का नाम दे दिया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम दे दिया गया। ये प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। खुले समूह में सदस्यों की गतिशीलता होती है। अगर ओपन जो ग्रुप होगा ना उसमें गतिशीलता क्या होगी प्यारे बच्चों? पॉसिबल होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामों में आ रही हैं। तो अगर पूछे ना बंद समूह में सदस्यों की गतिशीलता तो असंभव होती है, ठीक है। यानी क्लोज में ना तो गतिशीलता क्या नहीं होगी? संभव नहीं होगी। तो खुले समूह में सदस्यों की गतिशीलता संभव। और अभी जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैंने एनटीए की जो श्रृंखला स्टार्ट की हुई है उसकी लगभग ना 15 मैंने वो पीडीएफ डाल दी है, वहां से आप ये डाउनलोड फ्री में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ था। इसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ होता था। 1883 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन होता था। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया। 5 मिनट में सारी कांग्रेस करा देता हूं, बस आप पेन और कॉपी उठाकर बैठ जाओ। और एक क्वेश्चन भी कांग्रेस से बाहर आ जाए तो मेरे को कहना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेव हयूम थे, जो इटावा के रिटायर्ड डीसी होते थे। और इसके पहले महासचिव भी पूछे तो एओ हयूम होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था। पूना में प्लेग फैल गया। अधिवेशन कहां स्थानांतरित किया गया? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसकी स्थापना के टाइम में जो वाइस राय होते थे डफरिन होते थे। और जब पहली बैठक में 72 सदस्य आए, हरियाणा से राय बहादुर लाला मुरलीधर आए और 72 सदस्यों में, तो पूरे भारत से 72 सदस्य आए। तो डफरिन ने कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। करजन ने कहा कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है, मेरी इच्छा है मैं इसे मरते हुए देखूं। और बाल गंगाधर तिलक ने इसे भिखमंगों का समूह कहा था। और फिरोज शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था हमें कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये कोटेशन भी याद रख लेना। और पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की। 1886 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकाली। हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय थे। 1887 का मद्रास अधिवेशन हुआ। बदरुद्दीन तैयबजी ने अध्यक्षता की। पहले बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे। हिंदू अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते थे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों से आह्वान किया वो कांग्रेस में शामिल ना हो। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। हिसार से लाला लाजपत राय गए। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अंबाला में आई। राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए। 1887 में कांग्रेस की शाखा हरियाणा में आई थी। हिसार और रोहतक लाला लाजपत राय लेकर आए थे। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार से लाला लाजपत राय गए। पीछे से रोहतक में एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसकी अध्यक्षता तुराबाज खान ने की। 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ जिसमें वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह खान ने की। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। स्वदेशी की मांग उठी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। स्वराज्य की मांग उठी। 1907 में सूरत विभाजन, कांग्रेस 2 गुटों में बट गया, नरम दल और गरम दल। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए और श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से यह समझौता हुआ। और जब बाल गंगाधर तिलक ने तो पूना में होम रूल लीग आंदोलन चलाया।
श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अड़ियार में चलाया तो उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। तो 1917 में भारतीयों ने सोचा कि हमारे लिए जेल गई है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया। पहली अध्यक्ष थी जो जेल से अध्यक्ष बनी। फिर 1920 में ना 2 अधिवेशन है, एक कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, फिर एक नागपुर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की, और इन अधिवेशनों में असहयोग आंदोलन का कमान महात्मा गांधी को सौंपी गई। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ रावी नदी के किनारे जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और कहा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा। और 26 जनवरी 1930 को पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। 1931 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। 1937 का फैजपुर अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 में त्रिपुरी में लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी ने उनके सामने उम्मीदवार उतारा था पटादी सीतारामैया, तो पटादी सीतारामैया हार गए। तो महात्मा गांधी ने कहा पटादी सीतारामैया की हार मेरी क्या रहेगी, अपनी हार रहेगी और मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। तो नेताजी ने कहा मैं छोड़ देता हूं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में जब ये पद खाली था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताजी के इस्तीफे के बाद। और 1940 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे जो सबसे क्या माने जाते हैं, युवा अध्यक्ष माने जाते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ ना उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते थे, जेबी कृपलानी होते थे। और बाद में 1948 में दिल्ली अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 में ना जो मेरठ अधिवेशन हुआ था ना उसकी नासिक अधिवेशन हुआ था, 1947 वाला मेरठ में था। 1950 में जो नासिक अधिवेशन हुआ था जिस टाइम भारत गणतंत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की। और 1933 में कोलकाता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता ने की। तो आजादी से पहले 3 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट ने, कोलकाता अधिवेशन में 1925 में किसने की, श्रीमती सरोजनी नायडू ने, 1933 में नलिनी सेनगुप्ता ने। इतना टॉपिक था कांग्रेस का, कितना टेंशन आप लिए रखते हो। बस ये चीजें है ना बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी। हिस्ट्री का ये फंडा है प्यारे बच्चों, बार बार रिपीट करना। चीजें बड़ी आसान होती है, मुश्किलें नहीं होती है। ये चीज सभी को याद थी या नहीं थी कमेंट करके बताना। केवल 3-4 मिनट का टॉपिक है कांग्रेस, वैसे कितना लंबा पढ़ते जाओ। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो कौन से हिस्से में? तो महेंद्रगढ़ में रहेगा। कौन से हिस्से में? वैसे महेंद्रगढ़ गुरुग्राम है तो अरावली, लेकिन प्रॉपर एरिया पूछे हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां जो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में डोसी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर कुलताजपुर में रहेगी और ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में रहेगी जहां वर्षा कम होती है। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा रहेगा? हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र वैसे प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ रहेगा, लेकिन HSSC अभी मानती है हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा सिरसा में होती है। ज्यादा वर्षा वैसे तो पंचकुला में होती है, लेकिन औसत ज्यादा वर्षा है ना HSSC कहां ज्यादा मानती है? अंबाला में ज्यादा वर्षा होती है। वैसे सबसे ज्यादा वर्षा पंचकुला में होती है, औसत के हिसाब से अंबाला में ज्यादा वर्षा होती है। उत्तर पूर्व में ज्यादा होगी, शिवालिक रेंज में, दक्षिण पश्चिम अरावली में कम होगी। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है जिसका मुख्य कारण क्या? ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, डेली एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है जिसका मुख्य कारण आपको कमेंट में करना है। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच में बारिश होती है? जो दक्षिण पश्चिम में ये हवाएं चलती है ना, ये पेपर में पूछा गया था प्यारे बच्चों। दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, ठीक है, जून दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम
मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, ठीक है। हरियाणा में किस हवा के कारण, जो पछुआ हवा है ना, उस प्यारे बच्चों पछुआ हवा होती है, ठीक है, उसके कारण कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच में बारिश होती है? तो हरियाणा में अगर मैं बात करूं ना, जो मानसून है ना, वो सबसे पहले है ना कहां पर आता है? केरल में आता है। केरल के किस तट पर आता है? मालाबार तट पर आता है। और जो ये मानसून के आगमन की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य किया जाता है, जिसमें बेटी को कोथली और क्या बंटा जाता है? सिंधारा बंटा जाता है। कोथली और क्या बंटा जाता है? बेटी को सिंधारा बंटा जाता है। तो हरियाणा में किस हवा के कारण और जून और सितंबर के बीच में बारिश होती है? तो किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच में हरियाणा में पछुआ हवा है? और कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी प्यारे बच्चों पछुआ हवा के कारण क्या होती है? वर्षा ज्यादा होती है। आगे आता है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो प्यारे बच्चों ये जो आपका जनवरी का महीना होता है ना, दिसंबर जनवरी, ग्रुप पूछे तो दिसंबर जनवरी, वैसे जनवरी में तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। और हरियाणा में 12 डिग्री सेल्सियस है ना सर्दियों का औसत तापमान रहेगा। ये सॉरी बच्चों, हरियाणा में सर्दियों का औसत तापमान पूछे तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हरियाणा मुख्य रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? जैसे उपोष्ण स्टेपी जलवायु के बारे में जलवायु का टॉपिक मैंने कराया था, उपोष्ण स्टेपी और आर्द्र उपोष्ण। उपोष्ण 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 स्टेपी और आर्द्र उपोष्ण जलवायु, और आर्द्र उपोष्ण जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो उपोष्ण स्टेपी और आर्द्र उपोष्ण जलवायु हरियाणा में मुख्य रूप से ये क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है। ये प्यारे बच्चों कोर्स है, ये चल रहा है, इसका प्राइस अब 999 कर दिया गया है और ये जल्द ये भी समाप्त हो जाएगा। कम से कम 22 टीचरों की टीम है, सुबह 7 से लेकर रात 7 बजे तक क्लास होती है। अभी 4 क्लासें हुई है, आराम से सिलेबस लाइव भी है और साथ में रिकॉर्डेड भी रहेगा। 74 978 400 पर आप कॉल कर सकते हो। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? ठीक है, हरियाणा में प्यारे बच्चों जो यमुना नदी है ना वो अलग है, वो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। वैसे टांगरी नदी है ना वो कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और शिवालिक रेंज से निकलती है। यमुना नदी कहां से निकलेगी? यमुनोत्री। तो यमुना थोड़ा अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ये हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। आगे आता है, हरियाणा में अथनी कुंड बैराज किस नदी पर रहेगा? तो अथनी कुंड बैराज है ना यमुना नदी पर रहेगा। ताजेबाला बैराज पूछे तो भी किस नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर रहेगा। अथनी कुंड भी यमुना नदी पर है और ताजेबाला बैराज भी किस नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर रहेगा। और ये है ना प्यारे बच्चों आगे आप पढ़ोगे ना कि यहाँ से ना एक पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी 1879 के आसपास आप पढ़ते हो। तो पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, जो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई करती है, पूर्वी यमुना नहर यूपी में सिंचाई करती है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर रहेगी। यह नदी कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी कलेसर वन के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। और कलेसर का वन का नाम कलेसर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर कालेश्वर महादेव मठ मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम कलेसर पड़ा। यमुना नदी यहाँ से एंट्री करती है और कलेसर ये क्या रहेगा? जैसे हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है तो कलेसर, और जैसे 2 नेशनल पार्क है, एक गुरुग्राम का सुल्तानपुर है और गुरुग्राम का सुल्तानपुर प्रमुख इको पार्क भी रहेगा। हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी का गज दंत तोड़ा, जिसे गणेश जी को एक दंत की उपाधि मिली? तो कहते हैं ये भगवान परशुराम ने तोड़ा था। और भगवान परशुराम भी है ना ये भी किसके अवतार माने जाते हैं? ये भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके? भगवान लक्ष्मी नारायण या विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और गुरु जंबेश्वर भगवान भी किसके अवतार माने जाते हैं? तो गुरु जंबेश्वर भगवान भी भगवान विष्णु के या लक्ष्मी नारायण के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के अवतार माने जाते हैं, लेकिन इन्हें कौन सी जाति मानती है? विष्णुई जाति मानती है। तो भगवान परशुराम ने तोड़ा था। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? जो महाभारत में है ना भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत होता था।
महाभारत में विषम का ये विषम पितामह, और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ ना तो कौरवों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? विषम पितामह कर रहे थे। और विषम पितामह है जब मौत की सैया पर लेटे हुए थे तो उन्हें प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने ना बाण मारा था और उससे गंगा निकली थी। तो बाण गंगा तीर्थ है ना, ये कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। और इसे ना नरकातारी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये आएगा, एफिडेविट ले लो, महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे रहेगा? तो महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ है ना, वो सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। ठीक है। और बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने नेतृत्व किया था। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं? तो प्यारे बच्चों, ये तो भरत वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं। कुरु वंश के क्या रहे हैं? पराक्रमी राजा हुए हैं। तो ये है ना, ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? भरत और कुरु। बाद में ये क्या बन गया था? जनपद बन गया था हरियाणा। किस महाजनपद का हिस्सा था? कुरु और पांचाल का हिस्सा हरियाणा था। कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ बताई गई थी और पांचाल की कैपिटल वही छत्र बताई गई थी। और प्यारे बच्चों, महाजनपदों की जानकारी है ना, अगर कोई जैसे पूछे ना, जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र में मिलती है, और कोई बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बंटा था। 16 के 16 अशोक ने जीते थे, 8 चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। महाभारत का मूल नाम क्या था? प्यारे बच्चों, महाभारत में ना जब 8800 श्लोक होते थे ना, तो इसका नाम क्या होता था? जय संहिता होता था। और जैसे इसमें ना 1,00,000 प्लस श्लोक हुए, तो 1,00,000 प्लस श्लोक होते ही ना इसका नाम क्या बन गया? महाभारत बन गया। क्या बन गया? इसका नाम महाभारत बन गया। अगरुआ धाम पूरे भारत में किसके लिए जाना जाता है? तो अगरुआ धाम पूरे भारत में ना महाराजा अग्रसेन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? महाराजा अग्रसेन के लिए अगरुआ धाम पूरे भारत में क्या रहेगा? फेमस रहेगा। और कहते हैं अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था? अगरुआ होता था। और कहते हैं महाराजा अग्रसेन और सूरसेन 2 भाई थे। सूरसेन ने मथुरा बसाने का काम किया और महाराजा अग्रसेन ने अगरुआ बसाने का काम किया। और महाराज जैसे है ना, अगरुआ प्यारे बच्चों पुराने टाइम का, तो हमारे टाइम का पिकनिक स्पॉट होता था, जब स्कूलों से 10-10 रुपए इकट्ठे किए जाते थे और बाद में अगरुआ ले जाया जाता था। और जो चीज हमारे पास में होती है ना, उसका महत्व नहीं होता। दूर दूर से ना अंग्रेज लोग भी घूमने के लिए अगरुआ आते हैं। पूरे भारतवर्ष में फेमस है। आपको कदर नहीं है। जो भी रिश्ता प्यारे बच्चों आपके पास में है ना, उसकी कदर करना सीख लो। जब कोई चीज पास में होगी उसकी कदर नहीं होगी, और जब वो चीज दूर चली जाएगी ना, तो आपको देख लेना रोना आएगा, और तब एहसास होगा उस चीज की कदर क्या थी। अब कहीं कुछ फीलिंग और कहीं मत ले जाना। मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ। जैसे दादाजी हुआ करते थे, दादी हुआ करते थे, पानी मांगते थे तो ये लगता था खुद क्यों नहीं लेते, गुस्सा आता था। और आज वो चले गए हैं ना, अब सोचते हैं कि काश वो पानी मांगे। तो जो रिश्ते हैं ना आपके पास है आपके मम्मी पापा, दादा दादी या परदादी, जो भी रिश्ते आपके पास है ना, उसकी कदर करना सीख लो प्यारे बच्चों। और जब ये चीजें दूर चली जाएगी ना, फिर रोने के अलावा, पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अपने मम्मी पापा की कदर करना सीखो। अगरुआ पूरे धाम में महाराजा अग्रसेन के लिए फेमस रहेगा। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम लाली रोहतक में है। एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन द्वारा युद्ध के अंतिम दिन में शव को पानी के भीतर छिपाने के लिए किया गया। जैसे आप ब्रह्म सरोवर के बारे में पढ़ते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मतलब चारों ओर से एक ही सरोवर है जो पक्की ईंटों का बना हुआ है। मनु स्मृति देखो, मनु स्मृति, मनु लिखेगा तभी तो इसका नाम मनु स्मृति पड़ा। तो मनु स्मृति है ना, इसके लेखक कौन थे? मनु द्वारा लिखी गई थी। विदोवावास किसका मुखिया होता था? जो दिवोदास था ना, ये भरत महाजनपद का क्या होता था? मुखिया होता था। ये किस महाजनपद का मुखिया होता था? तो दिवोदास है ना, किसका मुखिया होता था? भरत महाजनपद का क्या होता था? मुखिया होता था। भरत महाजनपद का क्या होता था? मुखिया होता था। कौन होता था प्यारे बच्चों? दिवोदास है ना, किसका मुखिया होता था? भरत महाजनपद का ये मुखिया होने का काम किया करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कुरुवर्ग किसका सम्मेलन था? तो कुरु और भरत है ना, पुरु ये किसका था? भरत और पुरु,
ठीक है। भरत और पुरु महाजनपद है ना, भरत और प्लस पुरु, भरत और पुरु है ना, ये मिलकर किस महाजनपद में बदले थे, कुरु महाजनपद। और कुरु महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, इंद्रप्रस्थ होती थी। कौन सी होती थी, इंद्रप्रस्थ होती थी। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो प्यारे बच्चों एग्जामों में आने की संभावना रहेगी या किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताना। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हाल में एजुकेशन को रुकने मत देना। बार बार कहूंगा, हर बार कहूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे तो भी कहूंगा, अच्छा लगे तो भी कहूंगा, देर से बनो लेकिन जरूर बनो। दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।